हेलो प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हो? अपनी पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आपका पेपर बहुत नजदीक है। अभी कुछ दिनों में आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप देख पा रहे हो थंबनेल में, टॉप 100 क्वेश्चन हम मैथ का लेने वाले हैं और आपको इसी सेशन से 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जिस लेवल का मैं प्रश्न कराऊंगा, इसी लेवल के प्रश्न का जो लेवल होगा आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिएगा और अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और आपको अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कितना क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए। ठीक है, मैं पूरा जो चैप्टर होगा एक साथ लेने वाला हूं यहाँ पे क्वेश्चन और सभी टॉपिक से मैं प्रश्न उठाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप इस सेशन में बने रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैथ सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ। तो चलिए दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन तरीके से सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप सेशन में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे रहा आपका पहला सवाल। देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए यहाँ पे 2022, 23, 24, 25 में देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक, अब देखो इसको कैसे करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा, जो संख्या स्वयं से कटती है वही आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसका होगा। आप इसको देखो ऐसे लिखिए, 156 का आप लसन निकालिए। चलिए 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18 हो जाएगा। फिर किससे कटेगा? 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया? यहाँ पे 2 बार आया है। अब 2 के पावर 2 लिख दीजिए। फिर कितनी बार आया है? 3, फिर यहाँ पे 13। अब देखिए यहीं पे, अब यहाँ ऑप्शन में मैच कराइए कौन सा सही होने वाला है। तो ये वाला तो होगा नहीं, हाँ ये वाला हो गया। तो राइट आंसर आपका कितना हो गया? यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। याद देखिए, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यहां से आपका यम का मान पूछ रखा है। इसका मतलब कह रहा है कि जो इन दोनों का एचसीएफ है इस मान के क्या है? बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 65 और 113 का हम क्या निकालते हैं? म से। अच्छा, 65 और 13 का जब आप म से निकालोगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसे निकालने वाले हैं। 65 और 117 देखो म से निकालने का सिंपल तरीका होता है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा संख्या कॉमन होगा वही उसका म से कहलाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहां से तो 13 का भाग दोनों में जाएगा। चलिए 13 देखिए, 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117 हो गया ना। तो यही आपका 13 क्या हो जाएगा यहाँ पे? म से। या तो आप भाग विधि से म से निकाल दीजिएगा। अब देखो 13 म से आ गया, ये जो 13 है इन दोनों के मान के बराबर है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो ऐसे 65 यम माइनस 117 बराबर कितना हो गया? 13। अच्छा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका प्लस होने वाला है, तो कितना हो जाएगा? 117 हो गया यहाँ पे, प्लस कितना हो गया? 13। तो 65 m बराबर कितना हो जाएगा? 130। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे 65 m बराबर कितना आ गया? यहाँ पे लिखिए 130। तो आप क्या करोगे? m बराबर 130/65 ये हो जाएगा। 65 से आप भाग दोगे तो कितना? 65 दूना 130। तो m का मान कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में, ऑप्शन का नंबर कितना हो गया? आपका बी सही होने वाला है। ठीक है, समझ में? थोड़ा मैं तेज बता रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चन लेने हैं, टाइम भी आपके पास क्या है? कम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा जरूर। ठीक है, याद देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या का एक युग्म है? सह अभाज्य संख्याओं का मतलब जिसमें दोनों में एक कॉमन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो 2020 में यह प्रश्न आया है। देखो 14, 35 में इसमें एक कॉमन होने वाला नहीं है, इन दोनों में कॉमन होगा एक। देखिए यहाँ पे 18 और 25, हाँ एक इसमें कॉमन हो सकता है। अच्छा इसमें, हाँ इसमें एक कॉमन नहीं होने वाला है, इसमें भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में ये ऑप्शन देखोगे कुछ ना कुछ जरूर कॉमन मिलेगा, बस इसमें कितने का यहाँ पे है? एक कॉमन मिलने वाला है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 18 और 25 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट नंबर सवाल बताते हैं। आप सेशन में बने रहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका रहा चौथा नंबर सवाल। देखिए ऐसे टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये भी प्रश्न मैंने ले लिया ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। देखिए यहाँ पे कल यहाँ पे चौथा नंबर पाई है। पाई क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पाई है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे
और जो यहाँ पे 22 बटे 7 होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब आइए इसको हमेशा आप मान के चलिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक, अब आइए यहाँ पे 5वां नंबर सवाल देखिए, शून्यता परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, वो क्या होता है। इसका मतलब ये करा है, कोई परिमेय संख्या ले ले, जैसे ये मान लेते हैं ये हो गया, 2 परिमेय संख्या हो गया, और एक अपरिमेय संख्या लेना। अपरिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं ऐसे। अब कहा इन दोनों का अंतर अगर कर दे तो क्या आता है, देखिए ये अभी भी क्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। हमेशा आपका क्या होगा, परिमेय अपरिमेय का चाहे योग कहेगा और या तो आपका अंतर कहेगा, हमेशा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो होगा नहीं आपका। ठीक है, ये सदैव अपरिमेय संख्या, हाँ यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक, अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p का मान कितना करा है यहाँ पे, ab²। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कर दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे चलिए कर देता, p बराबर ab² दिया है और q का मान दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे a³ और b। अब कहा है इसका तो अभाज्य संख्या ab है, तो संख्याएं एलसीएम मतलब p और q का एलसीएम मतलब निकालिए। इसका मतलब क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या होता है, लसम में जो सबसे मतलब कर सकते हैं दोनों में मिलता है वही आपका क्या हो जाएगा, लसम। तो सबसे अच्छा विधि यहाँ पे है कि जो सबसे इन दोनों में बड़ा होगा वही उसका लसा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लसा बराबर कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर, देखिए इन दोनों बड़ा कौन सा है यहाँ पे, a³ है, इन दोनों बड़ा कौन है यहाँ पे, b²। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, a³ b²। देखिए किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आ गया समझ में। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। आप सेशन में बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, पूरा सेशन देख के तभी जाइएगा दोस्त। ठीक है, रहा आपका 7वां नंबर सवाल। देखिए दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा एक छोटा सा फार्मूला होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पे लस गुणते मस बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। ठीक है, ये फार्मूला होता है छोटा सा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ देखो एलसीएम का मान कितना दिया है, 168 दे रखा है, और एचसीएफ मतलब मसा का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 6, पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे दूसरी नंबर। ठीक है, आ जाओ अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, देखो 6 से कट जाएगा क्या, 6 कम 6, 6 चौके 24 आ गया ना। अब 4 से देखो काटो यहाँ पे कितना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। इसका मतलब जो दूसरी संख्या आपकी आ गई यहाँ पे 42। समझ में आ गया, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है, विकल्प नंबर बी, ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ देखो 2025 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, आपको भी अब आने लगा। अब आ जाओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8, यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, यहाँ पे कह रहा है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपको सबसे पहले विकल्पों को सॉल्व करना पड़ेगा, तब इसके बाद बताना पड़ेगा। 23 में 24 में 25 में प्रश्न ये आया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अगर आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमने इतने क्वेश्चन लगा लिए। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि आपने कितनी बेहतर तैयारी हो चुकी है। ठीक, और हमको भी पता चलेगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए हैं, और नहीं आएगा वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने के बाद आपको आएगा ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब पहले देखो यहाँ विकल्प में देखो, इसका मतलब इसमें गुणा करना है। ठीक है, 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, ये तो होगा नहीं, इसका वर्गमूल होगा नहीं, ये विकल्प हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, पेंडिंग में छोड़ते हैं, इसका भी तो वर्गमूल नहीं हो पाएगा, इसका भी नहीं, और ये तो क्या है बताओ, ये तो अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं है। इसका मतलब बस यही हो गया। अगर अच्छा सॉल्व करना है तो करके देख लो यहाँ पे कैसे। देखो पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, किसका फार्मूला होता है, देखो a² माइनस b² का फार्मूला होता है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 7 घटा दो -2 आ गया, आगे ना यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे -2, इसका मतलब ये -2 क्या हो गया, यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया ना यहाँ पे, और एक वास्तविक संख्या भी है। ठीक, यहाँ -2 सही, इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। अब इसके पहले मैंने बताया था पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ। अच्छा अब यहाँ देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में
148/85 का सरलतम रूप क्या होगा? ठीक है, 2024 में प्रश्न आया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, हमको तो आ ही रहा है। नहीं, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ये वही जो आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा 2024 में आया है। चलिए देखिए, इसका मतलब इसको काटिए, जो जिससे ये जिस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों मान ये कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये जानते हैं किससे कटने वाला है? 37 से। 37 से ये दोनों मान कटेंगे। 37 चौका कितना हो जाएगा? देखो 37 में 4 का गुणा करोगे तो 148, मतलब यहाँ भी देते हैं तब करते हैं। देखो 37 चौका कितना हो जाएगा? 48, और 37 पंजे कितना हो जाएगा? 185। आप देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे 37 से ही ये भाग जाने वाला है। ठीक है, दोनों मान तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4/5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प बी आपका सही हो गया। अच्छा, आप बताइएगा यहाँ तक 9 क्वेश्चन तक आपने कितने सही कर लिए? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम बताते हैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रहा 10 नंबर सवाल। देखिए, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। 2019 और 25 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक, अब आइए बताते हैं आप लोगों को। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए, शून्यक निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इसका हम गुणनखंड कर लें। ठीक है, आइए गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखो x² - 2x - 3 बराबर 0 मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो गुणनखंड का गुणा करने पे -3 और घटाने पे आपका 2, तो 3 1 का 3 ऐसे ही होगा। यहाँ पे x² माइनस कितना हो जाएगा? यहाँ पे x 3 माइनस कितना हो जाएगा? 1 - 3 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे x² हो गया, 3 1 का 3x हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -3 बराबर कितना हो गया? 0। अब आ जाओ यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट यहीं पे हम कर देते हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, तो कितना बचेगा? x - 3। और इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? 1, तो x माइनस कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो गया? 0। अब आ जाओ लिखो x + 1 और कितना हो जाएगा? x - 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इसके, तो कितना हो जाएगा? x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया? 3। मतलब आपका आ गया -1 कामा कितना हो गया? 3। समझ में आ गया यहाँ पे? या तो 3 कामा -1 भी हो सकता है, या -1 कामा 3। देखिए इस विकल्प में है क्या? नहीं है। ठीक है, इस विकल्प में है क्या? नहीं है। हाँ, इस विकल्प में आपका नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा यहाँ पे? सी आपका सही होने वाला है। ठीक है, अब आइए बताते हैं आपको 11 नंबर सवाल। ठीक है, ये भी एकदम अच्छे तरीके से देखिए। ठीक, देखो ये देखो 2019-25 में आया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है, मैं लिखना भूल गया था। ये आपका है 2024 में आया है और 2025 में भी प्रश्न आया था, मैंने देखा था। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे देखो करा यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx + k के यहाँ पे एक के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो k का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब आइए बताते हैं। देखो यहाँ पे जो x का मान दे रखा है, मतलब यहाँ पे एक मूल जो दे रखा है -3, तो यहाँ से हम इसका मतलब मूल जो है यहाँ पे x वाला है, तो यही वाले x की जगह -3 उठा के रख देते हैं। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। -k यहाँ पे है x² + kx हो गया +1। ठीक है, अब आ जाओ इसके बराबर कितना कर दो आप? 0। आ जाओ लिखो यहाँ कितना हो जाएगा? k - 1, x का मान कितना है यहाँ पे? है देखो -3 है, -3 का स्क्वायर प्लस k गुणित -3 + 1 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब 3 को 2 बार लिखो तो 3 3 का कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, और प्लस माइनस -3 1 कम 3 के और +1 बराबर कितना हो गया? 0। समझ में आ गया। अब आ जाओ 9 1 कम 9 के -9, यहाँ -3 के +1 बराबर 0 आ गया। 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 के, 9 में से 11 कितना? -8 बराबर कितना हो गया? 0। अब k का मान निकालना है, ये -8 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखोगे तो 6k बराबर 8, तो k बराबर 8/6 काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 चौका 2 तिहाई 6, तो 4/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर होने वाला है। देखिए विकल्प में किसने मिल रहा है यहाँ पे? यही विकल्प मिल गया, तो आपका क्या हो गया? पहला विकल्प आपका सही हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, घबराइएगा मत, आपको आएगा। ठीक, अब ये यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न लिखिए। बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? ठीक है, देखिए 2025 में आया है। देखिए आपको पता होगा कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल का फार्मूला अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a, ये आपका फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो लिख दो यहाँ पे, देखो कितना है? 3x² + 5x + कितना यहाँ पे है? 2। देखो यहाँ पे a का मान हो गया, b का मान हो गया यहाँ पे
सी का मान। तो आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, ठीक है। ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी का मान कितना है -5 है और ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 3। समझ में आ गया, यहाँ पे बी का मान 5 था और माइनस था पहले से, मैंने लिख दिया। तो कितना हो गया यहाँ पे मूलों का योगफल जो आ गया, कितना आ गया -5/3। देखिए विकल्प में कौन सा है, ये है, नहीं है। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप, ले लिए। तो चलिए अब बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न। यहां पे देखिए आपका 13 नंबर सवाल। देखिए समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y का मान क्या होगा। यहां पे देखिए 2025 में प्रश्न पूछा है। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे x की जगह 1 रख के y का मान आपको निकाल देना है। चलिए कर देते हैं। 2x + 3y = कितना दिया है, 11। देखो यहाँ पे x का मान कितना दिया है, 1 रख दीजिए, तो 3y = 11। 2 1 का 2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 प्लस में उस साइड जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना, 11 माइनस आपका 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर आपका 9। समझ में आ गया, 11 में से 2 गया 9 और 3 से काट दीजिए, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे 14 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। कहना यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y = 7/3 हो तो x संबंधी y का मान क्या होगा। मतलब x अनुपात y का मान क्या होगा, ये भी पूछता है, ठीक है। आइए ध्यान से लगाइए सवाल, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ये विकल्प वाला मान उठा के x का मान, इसको मान लीजिए y का मान उठा के रख दीजिए। अगर ये रेशियो मिल गया तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा करके तब करते हैं हल। चलिए हम आपको एकदम सिंपल तरीका पहले बता देते हैं। पहले इसका इसमें गुणा करके, चलिए हम बता दें गुणा करके। देखो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9x, 3 पचे कितना हो जाएगा 15y आ गया, 3 सते कितना हो गया 21, 5 सते कितना हो गया 35y। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको x को एक तरफ, y को एक तरफ, चलिए कितना हो जाएगा 9x हो गया, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -35y, ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा 21 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा -12x। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 कितना, मतलब इसका मतलब कितना है यहाँ पे 50y आ गया, माइनस में इसका हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, x बटे y का मान निकालना है। तो ये वाला y वाला मान इसके नीचे आ जाएगा और 12 इसके नीचे, इसका मतलब हो जाएगा x बटे y हो जाएगा यहाँ पे, और कितना हो जाएगा 50/12। समझ में आ गया। अच्छा काटिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना 25/6। इसका मतलब x बटे y का मान जो है 25/6। समझ में आ गया यहाँ पे। इसका मतलब विकल्प नंबर 1 यहाँ पे सही हो गया, आ गया। अब आइए ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। देखिए क्या करना है, विकल्प उठा के इसी में रखिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर यही आ गया तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, 3x + 5y = 3x - 5y = कितना 7/3 दे रखा है। चलो x का मान यहाँ 25 रख दो, 25 प्लस 5y का मान कितना रख दो 6, यहाँ पे 3 गुणते 25 - 5 गुणते 6 आया ना समझ में। x हम उठा के रख दें, अगर यही वाला मान हमारा आ गया तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 25 तिहाई 75, 5 छक्का 30। अच्छा इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5 और 7 3 10, यहाँ घटा दो कितना हो जाएगा 5, 7 में 3 गया 4। समझ में आ गया। अच्छा अब देखो 15 से कट रहा है क्या, 15 सत्ते 105, 15 और 15 3 45, देखो 7/3 आ गया ना। या तो आप ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो। इसका मतलब ये वाला विकल्प का मान इसमें रखने पर ये सही हो गया, आगे इतना, इसका मतलब आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये भी तरीका था और एक तरीका ये था, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां देखिए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में देखिए ये भी मैं ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। अब क्योंकि देखो मिलना तो एक ही नंबर है तो ट्रिक के माध्यम से कर ले, टाइम की अपनी बचत कर लेते हैं। देखो 2x + 3y = कितना 18 है, x - 2y = कितना है 2 को हल करने पे हमें प्राप्त होगा, मतलब 2022 और 23 प्लस में देखिए यहाँ पे आया है। विकल्प आप इस प्रकार से देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को अगर ऑप्शन वाला रहेगा तो विकल्प से ही हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ये विकल्प का मान अगर उठा के इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, अगर दोनों मान बराबर हो गया तो वही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम ये रख के चेक करते हैं। देखो यहां पे रखो, देखो 2 × 3 + 3 × 4, देखो 2 तिहाई 6, 3 चौके 12 हो गया यहाँ पे ना।
देखो 2 3 कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, और 3 चौके 12, 12 6 कितना हो गया 18, ये हो गया यहाँ पे ना। इसका मतलब यहाँ पे मान रखने पे 18 हो गया, ठीक है। अब अच्छा इसमें रखो, अच्छा ये इसमें उठा के मान रखो, क्या देखो यहाँ पे बराबर हो रहा है, x का मान कितना यहाँ पे है देखो 3, यहाँ पे इसका मान कितना है 4, 2 चौके 8, यहाँ पे 8 में से घटाओगे कितना आएगा नहीं, इसका मतलब ये विकल्प आपका सही नहीं होगा, ये विकल्प आपका सही नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ ये चेक करते हैं विकल्प को, आ जाओ रख देते हैं, रखो देखो यहाँ पे कितना देखो 2 गुणित x की जगह 6 लिखो, प्लस 3 y की जगह 2, देखो 2 छके कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और 3 दूनी 6, 18 आ गया ना यहाँ पे। चलो ये विकल्प तो मिल रहा है यहाँ पे अभी। अब आ जाओ देखो ये वाला मान रखो उठा के, इसमें रखो देखो x की जगह कितना रखो देखो यहाँ पे 6, 2 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4, घटाने पे 2, इसका मतलब इसमें और इसमें उठा के मान हमने रखा, तो क्या हो गया दोनों मान क्या हो गया यहाँ पे 18 आया इसमें, और इसमें कितना आ गया 2, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। देखिए दोस्तों ऐसे सवालों को विकल्प के ही सहायता से आप लगाइएगा, और आपकी इच्छा है तो आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, और ब्रज गुणनखंड विधि भी होता है उससे भी आप सवाल लगा सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे रहा 16 नंबर सवाल, k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती है। देखिए संपाती रेखाएं निरूपित करने के लिए आपका कंडीशन होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे a1 b1 और c1 c2 का मान अगर निकाल लिए उठा के सी में रख दीजिए, k का मान निकल जाएगा। देखिए दोस्तों यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पे ये a1 का मान, b1 का मान यहाँ पे और c1 का मान, ऐसे आप कितना हो जाएगा यहाँ पे a2 का मान, b2 का मान, और देखो ये माइनस इस तरफ आएगा तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। देखिए ऐसे सवालों को आप सबको एक साइड करके तभी हल करेंगे। चलिए अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ऐसे 6x माइनस के वाई, और ये माइनस इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब देखो a1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, a1 का मान आपका 3, b1 का मान आपका -1 और c1 का मान 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे a2 का मान कितना हो जाएगा 6, b2 का मान कितना हो जाएगा माइनस k हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे c2 का मान आपका 16, ठीक है। अब उठा के यहाँ पे रख देते हैं, चलिए यहाँ पे रख दीजिए, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और -k। चलिए 2 ही से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको रखना है यहाँ पे 8/16 भी रख दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये दोनों मान लेके हम हल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी मान आपस में बराबर है। तो चलिए करिए, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 बराबर 1/k, तो k का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका कितना हो गया यहाँ पे सी सही हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा अब यहाँ देखिए 17 नंबर सवाल देखिए, आ रहा है समझ में, ठीक आएगा आपको। देखिए दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या क्या होगी। देखो कब आया 2023 और 25 में यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक। अब देखो हम इसमें बाई ऑप्शन चलते हैं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है, दो संख्याओं का योगफल 8 होना चाहिए। अच्छा देखो विकल्प में देखो 8, 6 2 8, ठीक है, 5 3 8, 7 1 8, मतलब ये वाला विकल्प आपका सही नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का योगफल 8 नहीं हुआ। ऑप्शन से जाओ ना, क्यों हल करते हैं पूरा, आ जाओ यहाँ देखो। लेकिन अब कह उनका अंतर माने उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 2। अच्छा 6 में से 2 घटाओगे तो 4, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, 2 आना चाहिए ना यहाँ पे। आ जाओ 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 2, हाँ यही आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि देखो 5 3 8 हो गया, 5 में से 3 गया कितना आ गया 2, यही आपका विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। आगे ना दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ देखो यहाँ पे, अच्छा नंबर सवाल देखो, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान क्या होगा। 2023 और 25 में यह प्रश्न आया है, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे पहले इसका इसमें गुणा करवाते हैं, तीसरे 7 कम कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा x² - 2 आ गया। अच्छा ये माइनस इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 7 + 2, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे x² बराबर 9। अच्छा स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल प्लस माइनस कितना हो गया 3, समझ में आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया +-3, किस में आ गया देखो यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका क्या हो गया सही हो गया यहाँ पे। अब देखो आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे,
आपको लग रहा है कि इतना इजी सवाल है, लेकिन नहीं दोस्तों, यही सब तो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं और ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं अब 19 नंबर सवाल। सेशन में बने रहिए, अपना प्यार इसी प्रकार दिखाते रहिए और जल्दी से एक लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, करा 19 नंबर सवाल। ठीक है, आओ देखो, अब देखिए टाइप चेंज हो गया। करा यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो करा k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर k का मान समान हो, यहाँ पे हम लोग विविक्त कर का लगाने वाले हैं सवाल। ठीक है, जब क्या कहता है यहाँ पे एक विविक्त कर का फार्मूला होता है d = b² - कितना होता है 4ac, ये होता है। जब मूल समान होगा, मूल बराबर होगा तो d का मान आपको 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे d का मान 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यही फार्मूला हम लगा देते हैं। आ जाओ दोस्तों, मैं क्या करता हूं, इसके बराबर 0 कर देता हूं। ठीक, अब देखिए a का मान हो गया, b का मान हो गया और यहाँ पे c का मान। ठीक है, अब आ जाओ b की जगह कितना लिखने वाले हैं, -6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे k बराबर कितना हो गया 0। 6 को आप जब 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और 4 कितना हो गया 12, के बराबर कितना हो गया 0। ये माइनस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस होने वाला है, बराबर 36, 12 36, के का मान कितना आ गया यहाँ पे +3। समझ में आ गया। देखिए ये छोटा सा फार्मूला था, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, इसका मतलब देखिए विकल्प नंबर ए में ही आपका सही हो गया। ठीक, अब आ जाओ देखो 20 नंबर सवाल देखो ध्यान से। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर है। देखो यहाँ विविक्त कर पूछा है, यहाँ पे 22 में, 23 में, 25 में ये सवाल बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब आ जाओ विविक्त कर के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, d = b² - 4ac। ठीक है, अच्छा देखो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया और ये आपका c का मान, ये उठा के रख दो। आ जाओ रख देते हैं। b का मान कितना है 3 का स्क्वायर 4, a का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे कितना है, b का मान कितना है -2 का स्क्वायर और 4, a का मान कितना यहाँ पे है 3 और c का मान 1/3 आ गया। देखो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और 2 को 2 बार लिखोगे तो कितना 2 दूनी 4 और कितना -4। अब ये 4 4 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो d बराबर कितना हो गया 0। समझ में आ गया, इसका मतलब विकल्प नंबर ए आपका 20 का सही हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, अब आ जाओ देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल। समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्त कर कितना है 88 है, तो k का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, इस बार आपको विविक्त कर का मान दे रखा है। विविक्त कर का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 88। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको देखिए d का मान कितना दिया यहाँ पे है 88 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो फॉर्मूला जानते हो, d बराबर कितना होता है b² - 4ac। ठीक है, d का मान आपको 88 दे रखा है। अच्छा b का मान कितना है, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। ठीक है, इसका मतलब a का मान कितना रखना है 3 और b की जगह कितना रखना है -4 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे a का मान कितना दिया है 3 दे रखा है और c का मान कितना दिया है यहाँ पे -k आ गया। आगे दोस्तों देखो बस जो मान था उठा के इसी में हमने रख दिया। ठीक है, अब चलिए बताते हैं आप लोगों को। देखो कैसे हल करते हैं, 88 हो गया, 4 कितना होगा 16, माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 12 के। ठीक है, ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा 12 के हो गया। यहाँ पे बताओ 8 में से 2 गया कितना, 8 में से 6 गया 2, 8 में से गया 7, 12 के, तो 12 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, मतलब के का मान कितना आ गया यहाँ पे 6। समझ में आ गया, के का मान कितना आ गया यहाँ पे 6, देख पाए यहाँ पे। ठीक, इसका मतलब 21 का आपका जो ऑप्शन नंबर कितना मिला यहाँ पे सी, आपका यहाँ पे सही हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, देखिए अगर विविध कर में सवाल बनेगा तो ऐसे ही सवाल बनेगा, अब आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है, देखो अगर d का मान हल करने पे d का मान अगर प्लस में आएगा तो ये आपका मान वास्तविक होगा। समझ में आ गया। अगर d का मान कितना आ गया यहाँ पे माइनस में आ गया तो मूल क्या होगा काल्पनिक हो जाएगा। ठीक, और d का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाए तो मूल क्या हो जाएगा बराबर होगा। ठीक, या समान होगा। ठीक, चलिए अच्छा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इसका ले लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए समीकरण 3/x - 2x = 2/x का हल है। 22 और 23 में यह प्रश्न आया है। विकल्प आपका इस प्रकार से है, दिखा है। ठीक है, दिया है। अब आया देखो कैसे करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे सवाल को हम ऐसे कर देते हैं, 3/x है, ये प्लस इस तरफ आएगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये माइनस उस तरफ भेज दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका प्लस,
ऐसे करेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो एक्स एक्स यहाँ पे हर क्या है, यहाँ पे बराबर है। जब हर बराबर होगा एक्स हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, बराबर कितना हो गया आपका 2x हो गया। ठीक है, आ जाओ तीसरे तीसरे गुणा करते हैं, कितना 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। अब स्क्वायर हटाओगे, इसका मतलब कितना x स्क्वायर बराबर 1/2। अब स्क्वायर हटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, बताओ यहाँ पे प्लस माइनस 1/√2। यही आपका कितना हो जाएगा सही। अब देखो यहाँ विकल्प में किसमें मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो 23 नंबर सवाल, कहते यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपसे ऐसे टाइप सवाल मैंने एक बार आपको बता दिया है, चलो फिर से आ गया, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो एक मूल 6 दिया है, इसका मतलब x का मान एक बार 6 दिया है, वही उठा के हम रख देते हैं। आ जाओ देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर कितना दिया 0, तो x की जगह 6 रखिए। ठीक है, आ जाए देखिए देते हैं, तो 6 कितना हो जाएगा 36, 4 6 24 प्लस k बराबर 0 हो गया। ठीक है, 36 में से 24 आएगा कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस कितना हो जाएगा k बराबर कितना हो गया 0। ये प्लस उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -12। इसका मतलब देखिए विकल्प नंबर कितना हो गया यहाँ पे ए, 23 का विकल्प नंबर ए सही हो गया। 19 23 24 25 में देखियो कितनी बार सवाल ये बना है। ठीक है, अब आ जाओ बताते हैं आपको 24 नंबर सवाल, एकदम बेहतरीन सवाल है, ये भी अच्छे से देखिए। कराएं, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल है, यह पूछा है 22 और 25 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। मूल्यों का गुणनफल के लिए आपको पता होगा फार्मूला, देखो मूल्यों का योगफल के लिए ये फार्मूला पता था माइनस b/a। ठीक है, और गुणनफल के लिए c/, कितना होता है a। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे c का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है, c का मान कुछ नहीं, आप ऐसे 0 लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और a का मान कितना दिया है 3, अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब देखो विकल्प नंबर यहाँ भी ए सही, देखो तीनों का विकल्प नंबर ए सही हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से। आप लोग यहां तक कितना प्रश्न कर पाए जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आप लोगों को 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वंतर होगा। देखिए 19 24 और 25, अब टाइप आपका चेंज हो गया, समांतर श्रेणी से प्रश्न बन गया। ठीक है, अब देखो सार्वंतर के लिए क्या होता है कि इन दोनों पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसका यहाँ पे सार्वंतर पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। 1 में से 3 को घटाइए, सार्वंतर कितना है 1 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा -2। समझ में आ गया, इस वाले पद में से हम घटाते हैं। समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ भी चेक करना चाहो तो यहाँ भी चेक कर सकते हो, -1, -1, -2। देखो यहाँ पे आ रहा है सार्वंतर आ गया। सार्वंतर को आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे डी से। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना आ गया, इसका मतलब विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 26 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पे समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। ठीक है, 24 और 25 में यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30वां पद, 8वां पद, n वां पद के लिए देखो फार्मूला होता है, क्या होता है देखो, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू कितना होता है d। ये फार्मूला उठा के रख देते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 30वां पद कहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पहला पद दिया है a, समझ में आ गया। अब इस दोनों में से अंतर करेंगे तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। इसका मतलब कैसे निकालेंगे बताएं आप, सार्वंतर d बराबर कितना हो गया 7 - 10, आपका आ जाएगा -3। समझ में आ गया। अब आ जाओ उठा के हम रख देते हैं, कैसे, आ जाओ t कितना दिया यहाँ पे 30, तो देखो इससे देखो n में से 1 घटेगा, मतलब 30 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कितना a प्लस कितना हो जाएगा 29d। ठीक है, ऐसे a आपका 16वां पद पूछेगा तो a प्लस 15d, a आपका 7वां पद पूछेगा तो a प्लस आपका 6d हो जाएगा। समझ में आ गया। आ जाओ देखो यहाँ पे रखोगे तो यही मान आ जाएगा। अब a का मान कितना दिया है 10 प्लस 29, और d का मान कितना निकाले हैं देखो यहाँ पे -3। समझ में आ गया। आओ उठा के रख देते हैं, कितना 10, देखो 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, घटा दो -77। समझ में आ गया। इसका मतलब a 30वां पद जो आपका आ गया -77, विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। आ गया समझ में। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ आप देखिए 27 नंबर सवाल। देखिए क्वेश्चन 100 है आप लोगों को, तो जल्दी जल्दी आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक, आ जाओ, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना दिया है 5 है, तो a18 a -13 का मान क्या होगा। अरे दोस्तों
यहाँ विकल्प लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, आ जाओ कैसे करते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखो ए 18 का मान क्या होगा, मैंने बताया। देखो यहाँ पे ए 18 पद के लिए क्या करोगे, a प्लस 17d हो जाएगा, माइनस यहाँ पे a प्लस 12d हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे a, अब देखो 17, यहाँ पे देखो सर्वांतर का मान दिया है, रख दो 17 गुणित 5 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, माइनस 12 और d का मान कितना दिया है 5। a से क्या हो गया कैंसिल, 17 25 कितना हो जाएगा 85 और 12 पंचे 60। अच्छा घटा दो यहाँ पे 85 माइनस 60 घटा दो तो आपका 5, यहाँ पे 2, यही आपका कितना हो जाएगा आंसर। देखिए 19, 23 और 24 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक, अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ। देखिए विकल्प नहीं था लेकिन आप लोगों को तब तक भी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर विकल्प में होगा तो आप यही सही लगाइएगा। आ गया, तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। चलिए कह रहा है इसमें से कौन सा पद 78 होगा। मैं मान चलता हूं यनवा पद कितना होगा आपका 78 होगा। ठीक है, टीएनवा पद, मैं टीएन का मान दिया आपका 78 दे दिया है। ठीक है, एन का मान आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे आपका प्रथम पद का मान कितना दिया है 3, और डी का मान आप निकालोगे 8 में से 3 को घटा दोगे तो कितना जाएगा आपका 5। समझ में आ गया। आज आप फॉर्मूला लगाते हैं, टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। अच्छा टीएन का मान कितना दिया है यहाँ पे 18 दे रखा है, और a का मान 3 प्लस एन माइनस 1 और d का मान 5 आ गया। अच्छा ये प्लस 3 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 एन माइनस 1 घटा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, तो 5 एन माइनस 1 आ गया। अच्छा आपकी इच्छा है 5 के अंदर गुणा भी कर सकते थे, आ जाओ 5 से कट रहा है तो गुणा नहीं कर देते हैं। कितना हो जाएगा 5 से काटोगे कितना हो जाएगा 15 एन माइनस 1। अच्छा ये माइनस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आ जाओप, इसका मतलब यहाँ पे विकल्प नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक, अब आ जाओ देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी 3, 3 प्लस रूट में 2, 3 प्लस 2 रूट में 2, 3 प्लस 3 रूट में 2 डॉट डॉट का सार्वंतर होगा 2025 में। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है, अब सार्वंतर पूछा है एकदम सिंपल सा, कैसे, इसमें से इतना घटा दीजिए पता चल जाएगा। चलिए 3 प्लस रूट में 2 में से घटा दीजिए, कितना 3 से 3 कैंसिल, आपका रूट में 2 यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आ गया, तो ये आपका विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। समझ में आ गया ना बेहतरीन तरीके से। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं 30 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है तथा 10 है, 10वां पद माइनस कितना है 8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। यहां से आपको ए का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आइए देखिए यहाँ पे किसका किसका मान दिया है। देखो डी का मान -4, और देखो 10वां पद कितना दिया है, 10वां पद का मतलब T10 का मान कितना दिया -8, और ए का मान आपसे पूछ रखा है। कोई बात नहीं, देखिए लगाइए यहाँ पे T10 बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे a प्लस 9d तो होगा, 10वां पद के लिए 9d हो जाएगा। आ जाओ, इसका मान -8 दे दिया है और a का मान पूछ रहा है +9 गुणित -4। देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा यहाँ पे -36। ठीक है, ये माइनस इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे +-8, तो घटा दो आप कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। इसका मतलब a का मान कितना आ गया यहाँ पे है आपका 28 आंसर आ गया। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, देखिए 2019 में प्रश्न है ये आया हुआ है। समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बताते हैं 31 नंबर सवाल। अब आपका टाइप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका रहा टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, 31 नंबर सवाल देखिए, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पे करा है आकृति एक जैसी हो, जरूरी नहीं कि उसकी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो वो आकृति क्या कहलाती है। देखिए सर्वांगसम, सर्वांगसम के लिए देखिए क्या होता है वहां पे कोण और भुजाएं आपस में और आकृति सभी चीजें समान होनी चाहिए। तो ये तो है नहीं यहाँ पे करा समान, समान तो यहाँ पे आकृति कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे समरूप, हाँ समरूप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका समरूप। समरूप में क्या हो सकता है यहाँ पे आप देखोगे कि आकृति एक जैसी है लेकिन भुजाएं अलग अलग आपकी हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं समरूप आकृति कहते हैं। तो आपका विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। 2023 में आया है। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं उसी पैटर्न पे मैंने सवाल ले लिए हैं।
अब आ जाओ, देखो यहाँ पे 32 नंबर सवाल। देखो संलग्न चित्र में DE समांतर BC, देखो DE समांतर BC दे रखा है, ठीक है। अब कहा AD का मान 3, AD का मान कितना यहाँ पे है 3 ले लो यहाँ पे, और BD का मान कितना दिया है यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। और DE का मान कितना दिया है 6, और आपसे कितना पूछा है BC की माप पूछी। 2025 में यह सवाल बना था, ठीक है। अब आ जाओ, अब लगाते हैं, आप लोगों को भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे अनुपात वाला नियम लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फिगर में, देखो ए बी, ये जो भुजा होगी ए बी बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए डी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ए डी, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी भुजा पूछी है तो कितना, देखो यहाँ देखो बी सी बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे डी ई, भुजाओं के अनुपात वाला हम फार्मूला लगा दे, मतलब यहाँ पे बराबर कर दिए। अब देखो ए बी का मान कितना दिया है, देखो यहाँ पे 3 और 4 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7, ठीक है। आ जाओ, अच्छा ए डी का मान कितना दिया है, ए से डी का मान कितना दिया है 3 दे दिया है। अच्छा बी सी का मान कितना दिया है नहीं पता है, बी सी का मान आपसे से पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे डी का मान कितना दिया है 6, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, मतलब कितना 14 सेंटीमीटर। बीसी का मान कितना आ गया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आ गया, समझ में आ गया। देखिए आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे सवाल आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो मैं सवाल ध्यान से देखिए, एकदम ऐसे ही सवाल लगेगा ये। देखिए आप चित्र में DE समांतर BC दे रखा है, यहाँ पे AE की माप होगी। 2016, 18 और 20 में ये प्रश्न बना हुआ है। देखिए एकदम वैसे ही सवाल लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पे A से लेकर के C, AC बटे कितना हो जाएगा AE, समझ में आ गया। उसी प्रकार से कितना हो जाएगा BC बटे कितना हो जाएगा DE, आ गया ना समझ में। देखो यहाँ पे AC का मान कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। AE का मान कितना दिया यहाँ पे है x हो जाएगा, समझ में आ गया। और यहाँ पे BC का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 6, और इसका मान 4, समझ में आ गया। चलिए कर देते हैं इसका, इसमें मिला 4 एकम कितना हो जाएगा 4x, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 6 एकम 6x, आ गया ना। ये प्लस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 4x, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 2x, 2 से काट दो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया, समझ में आ गया। अब चलिए आप लोगों को चलते हैं हम 34 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है दोस्तों, बने रहिए सेशन पे, आपको अच्छे तरीके समझ में। 34 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। चित्र में त्रिभुज ODC समरूप यहाँ पे है, त्रिभुज OBA यदि कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है, तो कोण OAB का मान क्या होगा। OAB मतलब यहाँ पे देखो O था, OAB इसी का मान आपसे पूछ रहा है, या आप मान लेते हैं हम x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे सवाल को लगाते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, देखो आप ध्यान से देखो। यहाँ पे हम ऐसे सवाल लगा सकते हैं, एकांतर कोण की तरह भी लगा सकते हैं यहाँ पे सवाल, ठीक है। देखो यहाँ पे एकांतर कोण ऐसे चलता है, जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ बनता है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसका मतलब यहाँ पे देखोगे ऐसे तो एकांतर कोण की तरह नजर आ रहा है, तो ये 70, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 70 ही हो जाएगा, आ गया समझ में। अच्छा आपको पता है कि ये लाइन पूरी कितनी होती है 180 अंश की, तो अगर ये लाइन 180 अंश की यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे तो बताओ यहाँ पे 125 हो जाएगा। यहाँ पे 125 और 180 में से घटा दोगे, 180 माइनस 125 का घटाओगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 7 में से दो गया 5, 55 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 55 हो गया यहाँ पे। अब इसका मान आपसे पूछ रखा है, इसका मान कैसे निकालोगे भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब कितना है, इन सबको जोड़ोगे x प्लस 55 प्लस 70 बराबर 180, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 125 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 180 तो ये प्लस उधर जाएगा आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो घटा दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55, यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 55। इसका मतलब आपका कोण OAB का मान कितना आ गया यहाँ पे 55 डिग्री आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ आपको बताते हैं 35 नंबर सवाल। अब यहाँ से आपका चैप्टर भी चेंज हो गया, अब टाइप भी बदल जाएगा। देखो ये समझ में आ गया ना अच्छे से। अब आ जाओ आपको बताते हैं 35 नंबर। बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए है। 2019, 21, 22, 23, 24, 25 में देखो कितनी बार प्रश्न ये रिपीट किया है। 5, 7, 13 और यहाँ पे 17 इसका विकल्प है। चलिए लगाते हैं। अच्छा बिंदु के बीच की दूरी के लिए आपको फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है यहाँ पे देखो d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही छोटा सा फार्मूला होता है।
अब आइए हम करते हैं आप लोगों को, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, x2 और कितना हो जाएगा यहाँ पे y2। चलिए उठा के मान रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। b बराबर x2 का मान देखो यहाँ पे कितना दिया है -12, x1 का मान कितना दिया है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, समझ में आ गया, ठीक है। अब y2 का मान कितना दिया है यहाँ पे देखो 0 दे रखा है, और यहाँ पे y1 का मान कितना यहाँ पे है 0, दोनों का मान कितना यहाँ पे है 0, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो कितना हो जाएगा, आप देखो y1 और y2 का मान कितना दिया है 0, कोई बात नहीं, तो d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 12 5 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ कितना प्लस का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म। अब ये किसका वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 17, तो कितना हो जाएगा विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया, ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। अब आ जाओ 36 नंबर सवाल देखो ध्यान से। यहाँ देखो बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो 2020 और 24 में प्रश्न आया। मध्य बिंदु वाला फार्मूला आपको क्या पता है, जानते हो आप फार्मूला, x बराबर कितना होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला होता है। आइए देखिए x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, यहाँ पे y2 हो गया, ठीक है। अच्छा x1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे -2 प्लस, और यहाँ पे x2 का मान कितना रखा है -2, यहाँ भी रख दो, अच्छा बटे 2, 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/2, मतलब काटोगे यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही y का मान निकालिए, तो y1 का मान आप देखोगे यहाँ पे कितना दिया है आपका 6 दे रखा है, प्लस ऐसे y2 का मान कितना दे रखा है 10/2, 10 6 कितना हो जाएगा 16, 2 से काटो कितना हो जाएगा आपका 8, मतलब कितना आ गया -2, 8। देखो विकल्प में किसमें दिया है, इसमें दिया है नहीं, इसमें दिया है नहीं, इसमें दे रखा है, मतलब आपका विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, यहाँ पे किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हुई ना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को छोटा सा फार्मूला बताया था, अब उसे उठा के रख दीजिएगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो छोटा सा कैलकुलेशन है आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आप नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। ओके, यहाँ पे 37 नंबर सवाल रहा, देखें उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। यहाँ पे आपको केंद्रक निकालना है त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, देखिए यहाँ पे ऐसे x1, x2, x3 अपान कितना हो जाएगा आपका 3, समझ में आ गया। यहाँ पे ऐसे कितना हो जाएगा y बराबर y1, y2 प्लस y3 अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया, ठीक है। बस अब यही जो मान दिया है उठा के इसमें रख देना है। चलिए करते हैं, x1 का मान 7 हो गया, x2 का मान 5 हो गया, इसका मान -3 बटे कितना हो जाएगा 3, 7 5 12 -3, तो कितना घटा दोगे यहाँ पे 9/3, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ ऐसे ही y का मान निकालो, y1 का मान कितना दिया है 5, y2 का मान कितना दे रखा है 7 और इसका मान 3/3। आ जाओ 7 5 12 12 3 कितना हो जाएगा 15/3, 3 5 15, मतलब 3,5, 3,5 यही तो आया है 3,5। अब देखो 3,5 आपके विकल्प में किसमें मिल रहा है, देखो यहाँ पहले ही विकल्प में आप में मिल गया 3,5, समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ देखो 38 नंबर सवाल देखो, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो 19 और 23 में यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक। अब आ जाओ देखो जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y का मान, अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान हो जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। मतलब ये देखो ये x का मान हो गया, यहाँ पे y का मान हो गया, तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे जो x अक्ष से दूरी पूछा है तो y का मान कितना है 4, तो विकल्प नंबर कितना हो गया आपका C, लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ देखो यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखो, बिंदु -5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले चतुर्थांश पता होना चाहिए। आपको छोटा सा मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे माइनस और कितना होता है प्लस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है माइनस और माइनस होता है, इसमें क्या होता है आपको पता होगा प्लस और माइनस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका ये प्रथम ब्लॉक, द्वितीय ब्लॉक, तृतीय ब्लॉक और चतुर्थ ब्लॉक, ठीक है। तो माइनस प्लस यहाँ पे आया माइनस और प्लस, तो आप कौन सा ब्लॉक में हो गया, द्वितीय ब्लॉक में हो गया। तो द्वितीय ब्लॉक में कौन सा है यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। देखो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, जल्दी से हम कर ले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो समझ आ गया। देखिए यहाँ पे 2025 में सवाल बना हुआ है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे 40 नंबर सवाल कह रहा है -3,5 की y अक्ष से दूरी
क्या होगी? देखो 23 में आया और 24 में, लगातार पूछ लिया यहाँ पे, एकदम सिंपल सा है। मैंने क्या बताया था देखो इसके पहले, ये x का मान यहाँ पे y से दूरी पूछेगा तो x का मान कितना है? -3 है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे ये आपका सही हो गया। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने अभी तक के 40 क्वेश्चन बताए, आप लोगों को समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर रहा हूं और हर टाइप के प्रश्न को ले रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए एकदम अच्छे तरीके से, और आपको देखने को इसी में से 20 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं का 41 नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा। बिंदु जो दिया है यहाँ पे ए कामा बी और बी का दिया है 2a, 2b के बीच की दूरी क्या होगी? 2025 में देखिए प्रश्न बना है, ठीक है। आइए मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। चलिए दूरी निकालने के फॉर्मूला आपको पता था, इसको x1 y1 x2 और कितना मान लीजिए यहाँ पे y2, ठीक है। आपको दूरी निकालने के लिए देखिए सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, d बराबर कितना था बताओ यहाँ पे, कितना था? y2 माइनस y1, माने कितना हो जाएगा? देखो यहाँ या y2 माइनस y1 या तो लिख दें यहाँ पे x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? 2a है, माइनस x1 का मान कितना है? a का स्क्वायर, ठीक है, आ गया। प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? y2 का मान कितना है? 2b माइनस b का स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब दो में से a जाएगा तो कितना हो जाएगा? a आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आप घटा दो कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे इतना पता हो गया, इसका मतलब 41 नंबर का ए विकल्प आपका सही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं वाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए पे दिया 6,5, बी पे -4,3 है, से समदूरस्थ है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो जब अगर वाई अक्ष पे कहेगा तो आपका ध्यान रखिएगा, मैं मान चलता हूं ऐसे कोई रेखा ना होगा, ठीक है। एक बिंदु पी मान लेता हूं, यहाँ पे ए मान लेता हूं, यहाँ पे बी मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे दिया है 0,y, यहाँ पे दे दिया है मान इसका, और इसका मान 6,5 दिया है, और इसका मान -4,3, और इनके बीच की दूरी आपस में समान है। जब दोनों बीच की दूरी समान होगी तो वही दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, d1 और d2 क्या है? आपस में बराबर है, ठीक है। d1 d2 बराबर है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब देखो डायरेक्ट करोगे तो स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब आ जाओ, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूं, इसको मान के चलिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, ऐसे यहाँ पे x2 y2 इसके लिए मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाओ, फार्मूला लगाओगे कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 माने 0 माइनस कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे कितना हो जाएगा? y2 माइनस 1 5 का मान कितना हो जाएगा? y का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब करली क्या हो जाएगा आपका? हट जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आ जाओ ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे? -4 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपका 3 का मान माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर बनेगा, आ गया। आ जाओ 6 कितना हो जाएगा? 36 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे किस तरह हो जाएगा? फार्मूला बनाइए, नहीं तो उस तरह पलटी मार दीजिए, ठीक है। और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 16। देखो 4 कितना हो जाएगा? 16 प्लस इधर क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 3 माइनस वाई का कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे देखो 3 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। 36 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला कितना हो जाएगा? पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में आपका हो जाएगा ए माइनस कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बनने वाला है? देखो y से देखो 5 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8, यहाँ से y क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 5 में से 3 जाएगा आपका -2, इसका मतलब आ जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 बराबर कितना हो जाएगा? घटा दो, 5 में से 3 गया आपका -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 5 3 कितना हो गया? 8, और 1 1 कितना हो जाएगा? 2y। समझ में आ गया। 2 से काटिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, और माइनस के अंदर -8 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस इधर आया कितना हो जाएगा आपका? इतना हो गया यहाँ पे 2y, और 10 8 कितना हो जाएगा? 18, 2y, तो 2 से काटो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब जो निर्देशांक आ गया आपका, अगर इसमें उठा के रखोगे तो 0 का मान कितना हो जाएगा? 9। आपका देखिए विकल्प कौन सा है यहाँ पे? ए नंबर। आगे सवाल ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आइए आपको बताते हैं 43 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए, ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो यदि बिंदुओं Q का दिया -6,5 और R का दिया -2,3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना दिया है? इतना दे दिया है, ठीक है, मध्य बिंदु दे रखा है। माने देखो यहाँ पे, इसका मतलब इसका फिगर का ऐसे बनाऊं, यहाँ पे Q मैं कर दूं यहाँ पे R, और एक बिंदु यहाँ पे कर दूं यहाँ पे P। अब देखो Q का मान दे रखा है -6,5 दे रखा है, और यहाँ पे इसका मान दिया है a/3 और 4 दे रखा है, और इसका मान -2,3 ये दे रखा है यहाँ पे। अब देखो मध्य बिंदु यही ए का मान आपसे पूछा है, तो हम ए से ही मतलब रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
x1 y1, यहाँ पे x2 और y2, यहाँ पे x और y, ये तो मध्यबिंदु होता है। तो मध्यबिंदु का फार्मूला क्या होता है, x का मान, तो इसी पे आएगा तो x वाला केवल फार्मूला हम लगाएंगे। कैसे, आ जाओ, x बराबर x1 प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 2। अच्छा x1 का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे x का मान कितना दिया, यहाँ पे a/3 दे रखा है। x1 का मान कितना दिया है -6, x2 का मान कितना दिया है -2/2। आ गया समझ में यहाँ पे ना, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो लगा देते हैं, a/3 हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/2। समझ में आ गया। अब आ जाओ काट दो, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 और 3 चौके 12, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। समझ में आ गया। इसका मतलब विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। समझ में आ गया। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों 43 नंबर तक सवाल हम लोग पहुंच गए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट टाइप से। ओके 44 नंबर देखिए यहाँ पे, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे लाल बटे कक्का वाला फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी ये सवाल लगा पाओगे। देखिए दोस्तों अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रहेगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लगा पाओगे, अन्यथा आप नहीं लगा पाओगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अपलोड करके रखा है, अगर नहीं देखो तो जाके जरूर देखिए, ठीक है। अब आइए बताते हैं। तो tan थीटा कितना होता है यहाँ पे, लंब बटे कितना होता है आधार। समझ में आ गया यहाँ पे। अच्छा कोसेक थीटा का मान कितना होता है, कोसेक थीटा का मान होता है, आप जानते हो लाल बटे कक्का। देखो ऐसे करते हैं, लाल बटे कक्का, यही तो करते हैं यहाँ पे। यहाँ कितना होता है कक्का, यही तो होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लाल बटे कक्का। अब देखो यहाँ पे कक्का से हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे साइन कॉस टेन ये होता है, कोसेक से कॉट, यहाँ पे कोसेक का कितना हो जाएगा कर्ल बटे कितना हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ल बटे लंब। यहाँ पे देखो एल का मान तो दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे आधा, यहाँ पे के का मान नहीं दे रखा। चलिए कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा कौन सा फार्मूला। देखो ऐसे के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस कितना होता है ए स्क्वायर, यही होता है। चलो निकालते हैं, के स्क्वायर एल का मान 8 का स्क्वायर, इसका 15 का स्क्वायर, 8 8 64 और 15 15 225 हो जाएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो 289। अब के स्क्वायर इसका वर्गमूल निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा 17। समझ में आ गया। इसका मतलब के का मान आपका 17 आ गया। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखो 17 बटे लंब का मान कितना है यहाँ पे 8, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17/8, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं यहाँ पे ऐसे ही आपका 45 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। 1925 में देखो प्रश्न बना है दिया, देखो इसको भी इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, इसको और सिंपल तरीके से बताते हैं, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर दिया a/b, तो कहना a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। आप इसी तरीके से भी सवाल लगा सकते थे, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए सिंपल तरीका क्या होगा, हम कास से सब में भाग देते हैं, ऊपर नीचे कास थीटा से हम भाग देते हैं। देखो अगर कास थीटा इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, इसमें भाग दोगे, तो आसानी से tan थीटा का मान निकल जाएगा और इसी पे उठा के मान रख देंगे। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे cos थीटा से भाग देते हैं। जब भाग दोगे तो यहाँ पे sin थीटा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा माइनस b कितना हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, बटे फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे a sin थीटा बटे कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ऐसे b cos थीटा है तो बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। समझ में आ गया। देखो cos cos क्या हो जाएगा कैंसिल, cos cos क्या हो गया कैंसिल, तो sin बटे cos कितना हो जाएगा आपका tan हो जाएगा, tan थीटा हो गया ना यहाँ पे, माइनस कितना हो जाएगा b आ गया यहाँ पे। ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा a tan थीटा प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, आ गया। अच्छा देखो tan थीटा का मान कितना पता है a/b, आगे उठा के रख दो यहाँ पे कितना जाएगा a/b माइनस b। समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे उठा के रख दो a/b प्लस कितना हो जाएगा b। समझ में आ गया। अब आ जाओ देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो b स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा b। अब ऐसे इसका इसमें गुणा करो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर बटे b, b से b क्या हो गया कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आगे ना समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एकदम इजी तरीके से आपको बता दिया। अब देखो विकल्प नंबर आपका बी आपका सही हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। कोई प्रकार किसी प्रकार कोई समस्या हुई नहीं ना। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते थे सवाल, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी पड़ता, बढ़ा जाता, लेकिन आप इस तरीके से लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब आ जाओ 46 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। करा यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थीटा का मान आपसे पूछ रखा है। अच्छा सेक में 2 कितने अंश का मान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं सेक थीटा को cos थीटा में बदल देते हैं। देखो सेक थीटा बराबर दिया आपका 2,
तो इसको लिख सकते हो आप ऐसे, देखो ऐसे 1/cos थीटा बराबर 2। तो cos थीटा का मान अगर निकालोगे तो कितना है 1/2। अच्छा cos थीटा में 1/2 कितने अंश का मान होता है 60 अंश का, कितना होता है 60। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना थीटा का मान कितना जाएगा 60 डिग्री। यही आपका विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं और बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए लेते हैं। इस पे आपका 47 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए अच्छे समझ में आ जाएगा। करेक्ट 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 19, 23, 25 में प्रश्न पूछा है, ठीक है। आपको इसी सेशन से ही देखने को प्रश्न मिलेंगे जरूर, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे करेक्ट 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। आप यहाँ पे सबसे पहले cos 3 थीटा का मान निकालिए। तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। अच्छा 1/2 cos में कितने अंश का मान होता है आप जानते हो 60 डिग्री का, कितना होता है 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, अच्छा मतलब थीटा का मान 20 डिग्री। यहाँ पे आंसर आ गया। इसका मतलब विकल्प नंबर कितना हो गया आपका सी आपका सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे sin 3 थीटा भी पूछ सकता है ऐसे, अब लेकिन लगाने का तरीका यही होगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे देखो कितना हो गया 48 नंबर 2 tan 30 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसके। देखो यहाँ पे 19, 23, 24, 25 में यह प्रश्न आपसे पूछ रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो या तो आप tan 30 अंश का मान रख के यहाँ पे तब हल करो। देखो एक डायरेक्ट फार्मूला पता है, जैसे कि क्या होता है देखो यहाँ पे sin 2a बराबर फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का फार्मूला। यहाँ पे tan के पदों में ये फार्मूला होता है। इसका मतलब देखो अगर a की जगह हम 30 रख दें तो सेम फार्मूला बनेगा कि नहीं। यहाँ पे sin 2a का फार्मूला बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे a का मैं मान लू, यहाँ पे a का मान ये है, a का मान कितना दिया ये। तो देखो यहाँ पे sin 2 × 30 कितना हो जाएगा बताओ sin 60 डिग्री। बस यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ विकल्प नंबर ये आपका सही हो गया। समझ में आ गया। अब ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। वैसे आप मान रखते फिर हल करते तब चेक करते, ठीक है। इससे अच्छा है ऐसे डायरेक्ट लगा दे, ठीक है। अब आ जाओ देखो 49 नंबर सवाल देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a बराबर है। देखिए यहाँ फार्मूला आपको पता रहेगा तभी सवाल लगा पाओगे। देखो 1 + tan स्क्वायर a किसका फार्मूला होता है आपको पता होगा सेक स्क्वायर a का होता है, ठीक है। ऐसे 1 + cot स्क्वायर a किसका फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर a का होता है, ठीक है। अब सेक को किस में चेंज करोगे आप 1/cos स्क्वायर a में, और यहाँ पे किसके 1/ कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a। समझ में आ गया। साइन पर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, ठीक है। अब sin बटे cos किसका फार्मूला होता है आपको पता होगा यहाँ पे tan स्क्वायर a। यही क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख पाओगे इसका जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, विकल्प नंबर डी, ठीक है। देखिए 24 और 25 में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ तो यहाँ पे 50 नंबर सवाल। अब देखो 50 नंबर तक हम लोग पहुंच गए सवाल, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन आपको और करने हैं दोस्त, ठीक है। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो करेक्ट थीटा का ये जो मान है 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो थीटा का मान क्या हो सकता है देखो 22, 23 और 25 में आपका प्रश्न पूछा है, ठीक है। देखो कसला इसका मतलब सिंपल है sin थीटा और cos थीटा किस मान में ये दोनों आपस में बराबर है, किस वैल्यू में। तो आपको पता होगा sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है, ऐसे ही cos 45 अंश का मान 1/√2। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी। लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अच्छा आप बताइएगा जरूर आपको 1 से लेकर 50 तक सवालों में कितने सवाल आप कर पाए। आप ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और नहीं आया तो आपको कितना प्रश्न आपको आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी प्रश्न मैंने अभी 50 तक कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था प्रश्न, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ओके है आपका 51 नंबर सवाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए इस सवाल को देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको मान याद रहेगा तभी आप टेक्नोमेट्री यहाँ पे कर पाओगे। चलिए मैं बता देता हूँ, आपको मान नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ देखिए लिखा है 2 tan। देखिए tan 45 अंश का मान आपको पता है 1 होता है, ठीक है। 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2। कितना होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और 60 में कितना होता है sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान भी कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 का 2। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया विकल्प नंबर बी आपका राइट नंबर आंसर हो गया, ठीक है।
अब चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका 52 नंबर सवाल। देखिए ये भी 2023 और 2024 में यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ बताते हैं। देखो कहना यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए हम आसानी से सवाल को लगाते हैं, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो करेंगे। देखो यहाँ पे साइन थीटा दिया है माइनस कितना दिया है कॉस थीटा बराबर 0 है। ठीक है, अब ये माइनस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा यहां से अगर कॉस थीटा को मैं यहां पे नीचे ले लूं तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखोगे आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा का कितना होता है यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पे एक। समझ में आ गया, आगे ना समझ में। अच्छा यहाँ पे टेन में एक कितने अंश का मान होता है आपको पता होगा, टेन कितना होता है 45 अंश, तो 45 टेन टेन कैसे थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की जगह हम 45 डिग्री रखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन घाते 4 45 डिग्री प्लस कास घाते 4 45 डिग्री हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइन 45 अंश का मान आपको पता होगा 1/रूट में 2 होता है और घाते 4 है तो 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/रूट में घाते 4। आगे समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जब 4 बार लिखोगे तो कितनी बार यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर बराबर है तो 2/4 आप काटोगे तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आंसर इसका विकल्प नंबर कितना हो जाएगा बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए इसी क्रम में आपको 53 नंबर सवाल बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस सवाल को अगर आप लोगों को ब्लैक वाला पता रहेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, चतुर्थांश वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज आप दिमाग में बनाए रखिए, साइन कास एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पे अगर इन दोनों का मान 90 डिग्री हो गया तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मान कितना आएगा 1। ठीक है, अब आ जाओ करके बता देते हैं। देखो कैसे, आप देखो कितना लिखा है साइन 37 27 लिखा है और कास कितना लिखा है 63 डिग्री। ठीक है, आप इसको चेंज करिएगा कैसे, एक किसी एक मान को चेंज करते हैं। 90 माइनस कितना हो जाएगा 63 बटे कितना हो जाएगा कास 63। समझ में आ गया। अब साइन किस में बदल जाएगा आपको पता है, कास 63 डिग्री हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा कास 63 डिग्री। देखो कट गया ना, 1 आ गया। देखिए यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए आपका सही हो गया। आगे दोस्तों समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 2025 में यह प्रश्न पूछा हुआ। 54 नंबर सवाल मैंने ले लिया। अब देखो इसको कैसे लगाने वाले हैं। देखो कोसेक को सबसे पहले साइन में चेंज कर दीजिए और सेक को कास में। चलिए कोसेक को आप साइन में चेंज करेंगे, चलो मैं यहां बता देता हूं आपको अच्छे से। देखो कोसेक को चेंज करोगे आप 1/sin स्क्वायर थीटा और इसको कास स्क्वायर थीटा। कास कहां पर जाएगा ऊपर चला जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कास बटे साइन क्या होता है काट स्क्वायर थीटा, कितना होता है काट स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे जो विकल्प में कौन सा मिला, यहाँ पे विकल्प डी, यही आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया। जितना मैंने टेक्नोमेट्री के सवाल दिए इससे बाहर आप लोगों को सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ। ओके दोस्तों, ठीक है, आपका ना 55 नंबर सवाल ध्यान से देखिए। कहना सेक प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a का मान होगा। 2024 और 25 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक को 1/cos में, tan को sin/cos में चेंज करेंगे, तब उसके बाद हम हल करेंगे। आइए देखिए यहाँ पे देखो सेक है, सेक को कितना ले सकते हैं 1/cos a प्लस tan को sin a बटे कितना हो जाएगा आपका cos a। ठीक है, ये फार्मूला होता है। मैंने आप लोगों को एकदम टेक्नोमेट्री का एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो बना के रखा है, अभी भी नहीं समझ में आया जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाओ, ये हर और हर बराबर है आपका, cos a हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा sin a हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा sin a। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, किसका फार्मूला हो जाएगा आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, बट ये कितना हो जाएगा यहाँ पे cos a। अच्छा यहाँ पे एक के स्क्वायर लगाओगे तो उसका मान एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर a किसका फार्मूला होता है आपको पता होगा cos स्क्वायर a का, बट ये कितना हो जाएगा cos a
कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बताते हैं आप लोगों को 56 नंबर सवाल। ध्यान से देखिए, भी क्या, जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो क्या कहलाता है? देखो याद दिया है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, एक त्रिभुज का कोण और यहाँ पे समकोण। देखिए दोस्तों, हमको क्या कहता है यहाँ पे, अगर इसका मतलब ये कह रहा है अगर किसी चीज को हम इस नीचे से ऊपर की दिशा में देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है। मैंने आपको बताया था कि प्रेषित से अगर किसी चीज को ऊपर देखेगा तो वहां पे उन्नयन कोण का निर्माण होता है, अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो वहां पे अवनमन कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा राइट आंसर आपका, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ बताते हैं आपको 57 नंबर सवाल। ये भी देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। देखिए 20, 23 और 24 में प्रश्न ये बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ बताते हैं। देखो इसको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और कुछ नहीं। देखो इसमें 9 और 9 है, यहाँ पे ना 9 9 पहले कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। समझ में आ गया? अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। आ जाओ लिख दो यहाँ पे, तो 9 गुणित 1, 9 1 का 9। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ विकल्प में कौन सा है, विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। समझ में आ गया? देखिए दोस्तों, ऐसे इजी सवाल ही पूछे जाएंगे, आपको ज्यादा डिफिकल्ट तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाओ, जितना लेवल का मैं बता रहा हूं इसी लेवल से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए 50 क्वेश्चन से अधिक हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, आ जाओ चलिए अब बताते हैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये अब सवाल रहा है यहाँ पे आपको ऊंचाई एवं दूरी वाले प्रश्न। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करोगे आप लोग, ध्यान देखिएगा। अगर इसमें आपको फिगर बनाना आ गया तो अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे आपको एकदम अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए 2019 और 22 और 25 में ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसी छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न लगभग बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, बस डिजिट चेंज हो जाता है, बाकी ऐसे ही कहानी इसकी रहती है। आइए देखिए, यहाँ पर है एक मीनार है, चलिए मैं मान लिया यहाँ पे एक मीनार हो गया। ठीक है, और इसकी जो मीनार की छाया बन रही है यहाँ पे नीचे बन रही है। ठीक है, इसको ए मान लो, सी मान लो, ऑप्शनल वाला है, हम ऐसे ही कर देते हैं जल्दी से। अब यहां से इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ऊंचाई कितना है, 20 मीटर दे रखा है। जो यहाँ पे इसकी छाया जो बन रही है कितनी बन रही है यहाँ पे, 20 रूट में 3। समझ में आ गया? यहां से आप थीटा का मान आपसे पूछ रखा है, थीटा का मान आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब थीटा का मान पूछ रखा है आपको पता होगा यहाँ पे कैसे लगाते हैं। देखो लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा बारे में पता, लंब बटे कितना होता है, आधार, लंब बटे आधार, यही होता है। अच्छा, लंब कितना दिया है 20, आधार कितना दिया है 20 रूट में 3, ये दिया ना यहाँ पे। अब देखो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे रूट में 3। अच्छा, आपको पता होगा कि tan में 1 बटे रूट में 3 कितने अंश का मान होता है, नहीं पता है दोस्त, मैं बता देता हूं। यहाँ पे tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री, तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? ठीक है, आ जाओ अब 59 नंबर सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां से आपको मीनार के आधार से कार की दूरी निकालनी है। ठीक है, आइए बताते हैं इसका भी फिगर। देखो दोस्तों फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले एक मीनार मान लीजिए, इसकी ऊंचाई कितनी दी है 75 मीटर, ए और बी मान लीजिए ऐसे, और इसका जो अवनमन कोण कैसे बनता है ऐसे। ठीक है, अब इसका कितना है अवनमन कोण, यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, तो ये एकांतर कोण की तरह हो गया, तो ये 30, ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री आ गया। यहीं से इसके अब यहां से मैं मान के चलता हूं यहां से। ठीक है, मीनार के आधार यहां से हो गया और एक कार की दूरी यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे हो गया कार। ठीक है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी आपसे पूछ रखा है। ठीक है, चलिए मतलब बीसी का मान पूछा है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे x हो गया। ठीक, अब आ जाओ, देखो ये लंब पता हो गया, ये आधार पता हो गया। ठीक है, तो लंब बटे आधार किस में पता होता है, tan थीटा वाले में। आ जाओ फिर से रख देते हैं। देखो tan कितना डिग्री दिया 30 डिग्री, लंब बटे कितना होता है आधार, लंब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे आधार, तो इसका मान कितना होता है 1 बटे रूट में 3, 75 बटे कितना हो जाएगा x, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तिरछे
तो x बराबर 75 रूट में 3। अब देखिए विकल्प नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, विकल्प नंबर ए, ये आपका सही हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका रहा 60 नंबर सवाल, ये भी आपका ऊंचाई दूरी वाला ही प्रश्न है, ठीक है। आजा देखो, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की रूट में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम एक मीनार बना देते हैं। मीनार यहाँ से ए और बी में मान लिया यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई मैंने मान लिया x, ठीक है यहाँ पे। और जो इसकी जो छाया बन रही, इसकी कितनी बनी, रूट में 3 गुनी बन रही है, ठीक है। समझ में आ गया, यही आपसे कोण पूछ रहा है, थीटा का मान आपसे पूछ रखा है। यहाँ से आप थीटा लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे आपका थीटा का मान पूछ रखा है, आ जाओ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, तो tan थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे कितना हो जाता है, आधार ही होता है। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1 बटे रूट में 3। आपको पता होगा tan में ये कितने अंश का मान होता है, tan 30 डिग्री का होता है, हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। समझ में आ गया, ना यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे 61 नंबर सवाल देखो, करा किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ऐसे फिगर है। चलो यहाँ पे ए मान लो, बी मान लो, आप सी मान ली, ठीक है। यहाँ पे जो थीटा का मान ऑलरेडी दे रखा है और ऊंचाई मान लेते हैं h, और यहाँ पे इसके आधार मान लेते हैं x, ठीक है। टेंजेंट का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है tan थीटा की जगह 3/4। समझ में आ गया। अब आप लोगों को ऊंचाई और आधार में अनुपात बताना है, चलो निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h अपान कितना होता है, x होता है, मैं लंबाई बटे आधार हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटे आधार, यहाँ पे इसका मान कितना दिया 3/4, तो कितना हो जाएगा अनुपात, 3/4 ही तो होगा यहाँ पे। h संबंध है x बराबर 3 संबंध है 4, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, हम टाइप चेंज कर देंगे, अब नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइप आपका चेंज हो गया है, यहाँ पे वृत्त वाले सवाल आ गए हैं। देखिए ऐसे टाइप भी सवाल सीधे आपके एग्जाम में बनेंगे, आइए बताते हैं हम आपको। देखिए आप लिखा है 62 नंबर सवाल, एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु पर वृत्त पर होते हैं। इसका मतलब कर रहा है वृत्त के अंदर क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो केंद्र भी होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन केंद्र ऑप्शन में है नहीं। स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर कोई भी खींची नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहां से यहां तक कैसे मिलाओगे, इसको व्यास बोल सकते हैं, व्यास भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, जीवा भी बोल सकते हो। आप ऐसे भी खींच सकते हो, आप ऐसे भी खींच सकते हो, ये आपकी क्या है, जीवा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपको नहीं दिखा होगा शायद, मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूं। यहाँ पे क्या हो गया, एक वृत्त, वृत्त के अंदर देखो केंद्र हो गया। अब केंद्र यहाँ परिधि से केंद्र से होते हुए अगर देखा जाएगी तो आपको पता है यहाँ पे व्यास हो सकता है, ठीक है। व्यास जो होती है वही सबसे क्या होती है, लंबी जीवा होती है। तो ये जीवा भी हो सकता है, यहाँ पे आप जीवा को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये आपकी क्या है, जीवा। अब वृत्त के अंदर कोई भी स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती, तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहीं पे ए हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, देखिए 2025 में ये सवाल बना हुआ है। आ जाओ, यहाँ पे 63 नंबर सवाल देखो, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बिंदु से, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे एक वृत्त में बना दूं ऐसे, अगर इस पे स्पर्श रेखा खींचना होगा एक बिंदु से, केवल यहाँ पे एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। समझ में आ गया, पे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे 64 नंबर सवाल देखें, क्या एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब बाह्य बिंदु यहाँ पे हो गया, इसका मतलब यहां से देखो, अगर यहां से हम देखें यहाँ पे ऐसे वाली लाइन, सॉरी ये स्पर्श करते हुए जाएगी, अगर यहाँ पे स्पर्श करते हुए जाएगी तो यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 2024 में यह प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। जितने भी मैंने प्रश्न लिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आ जाओ बताते हैं 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल यहाँ देखो थोड़ा सा फिगर वाला सवाल है, अगर यहाँ पे फिगर बना लिए तो आसानी से आप सवाल लगा पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले
एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मैं फिगर बना देता हूं आसानी से आप लोगों को, तब फिर बता देता हूं। इसको जरा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये देखिए, यहीं बताता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए कैसे बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप एक वृत्त बना लो, बना लिया यहाँ पे वृत्त। ठीक है, इसका केंद्र कितना मान लो यहाँ पे O, समझ में आ गया। यहाँ पे अब कह रहा है यहाँ से एक मैंने ऐसे लंबा डाल दिया, कह रहा है यहाँ से एक ऐसे स्पर्श रेखा ऐसे यहाँ पे है, यहाँ इसको P मान लो, इसको Q। अब यहाँ से इसको मिला दो ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या क्या मान दे रखा है यहाँ पे। OQ का मान कितना दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। और यहाँ से देखो एक और मान दिया यहाँ पे है कितना, त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। माने यहाँ पे ये तो त्रिज्या हो गई ना, यहाँ पे O से P तक के कितनी हो गए, त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से PQ की लंबाई पूछना है। अच्छा आप देखो ध्यान से, ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका आधार। तो ये फार्मूला लगा दो, K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा A स्क्वायर। K का मान 12 का स्क्वायर, L का मान कितना दिया है यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, आधार का मान आपसे पूछा है 12 बजे में 144, 5 बचे 25 A स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है, तो A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 119। तो A बराबर कितना रूट में 119, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब PQ का मान कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका D आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हम इस टाइप से कुछ और प्रश्न लेते हैं इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तब तक के आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, इस प्रश्न का ले लिए। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं और क्वेश्चन नंबर सवाल। ऐसे भी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए 2019 प्रश्न में यहाँ पे आया हुआ है, चित्र में देखकर बताइए कि यदि POQ बराबर 110 डिग्री दिया है और इसमें पूछा है PTQ का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा वाली बात किया जाए तो यार देखो ये वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच रहा है, यहाँ भी खींच रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। वैसे देखो ये चतुर्भुज नजर आ रहा है, तो चतुर्भुज में आमने सामने के कोण मिलाकर जो आमने सामने के कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण इन दोनों को मिला दें 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐसे कोण POQ प्लस फिर कितना है कोण PTQ बराबर 180 डिग्री, ऐसे हो सकता है। इसका मान कितना दिया 110 डिग्री दिया है, कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा 180। ये प्लस उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। 110 डिग्री घटा दोगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे तो राइट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे 67 नंबर सवाल ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी कह रहा है चित्र में देखकर बताइए क्या बताना है। देखो इसका ACB माने ACB का मान 50 डिग्री दे दिया है, तो कह रहा है BAT का मान आपसे पूछ रखा है। एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश होता है। देखो ऐसे बना यहाँ पे, ये अर्धवृत्त हो गया, ऐसे कहीं पे भी बनेगा यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये त्रिभुज अगर ले लें, ये त्रिभुज का मान कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पे मैं मान निकालना चाहूं तो कितना 9 5 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। समझ में आ गया, 40 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये स्पर्श रेखा कोण है, स्पर्श रेखा कोण है यहाँ पे, तो स्पर्श बोला कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, तभी तो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ भी कितना हो गया 50 डिग्री कोण, आपका आंसर आ गया। मतलब विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ। नंबर सवाल, अब आप लोगों का टाइप चेंज हो चुका है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कह रहा है अगर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है यहाँ पे है, ठीक है, और इसके अंदर कोई अगर वृत्त खींचते ऐसे मान लेते, ऐसे सॉरी वर्ग खींचते, तो ये ऐसे मान के चलिएगा ये वर्ग बन गया है, आयत की तरह आपको नजर आए, लेकिन मान के चलेंगे हम लोग ये वर्ग है। क्या इसमें मतलब कितना बड़ा वर्ग खींचा जा सकता है, उसका क्षेत्रफल आप बताइए। देखो यहां से सबसे पहले अगर यहां से देखें तो त्रिज्या तो दे दी, यहां से अधिक त्रिज्या हो सकती है, यहां से अधिक त्रिज्या हो सकती है, 8 और 8।
8 8 कितना हो सकता है यहाँ पे 16, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा 16 हो गया यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये विकर्ण का मान कितना आ गया, विकर्ण का मान कितना आ गया आपका 16, ठीक है। वर्ग का जो विकर्ण आ गया वो 16 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो इसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल के लिए अगर विकर्ण दिया रहेगा तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। किसका विकर्ण बताओ यहाँ पे, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 16 का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। 16 से कितना है 256 बटे 2, काट दीजिए कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाओ, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे 69 नंबर सवाल देखिए ध्यान से। कहता त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। देखिए 2025 में प्रश्न आया है, ठीक है। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको सिंपल से पता होगा। त्रिज्यखंड बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, सॉरी थीटा बराबर कितना होता है 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर यही होता है। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे करा थीटा की जगह हमको p रखना है और 360 और पाई और यहाँ पे आर स्क्वायर है, समझ में आ गया। अच्छा देखो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। अच्छा ऑप्शन में देखो यहाँ पे 180 है, कभी आएगा ही नहीं। यहाँ भी होता है 180, कभी नहीं आ सकता। ये आ सकता है, काट दोगे 2 से कितना, यहाँ पे 2 है तब पर भी नहीं मिला, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन नीचे कितना दिया है 720। अच्छा 2 से काटे तो कितना बन जाएगा 360 हो सकता है यहाँ पे ना, तो विकल्प नंबर आपका डी आपका यहाँ पे सही हो सकता है। अच्छा यहाँ बनाना है तो बना सकते हो 2/2 से गुणा करके, कितना हो जाएगा देखो p बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर, देखो बन गया ना यहाँ पे, आ गया ना। आपको ऐसा लग रहा हो कि विकल्प गलत दिया है, लेकिन नहीं दिया है, यहाँ पे आपको उलझाया है थोड़ा सा। यहाँ विकल्प नंबर कितना हो गया आपका डी, आपका राइट आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब चलिए आप लोगों को और सवाल बताते हैं। आपका 70 नंबर सवाल रहा, ध्यान से देखिए। यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके पहले वाला जो फार्मूला मैंने बताया था वही लगने वाला है। क्या लगने वाला है यहाँ पे, लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, देखिए आप कितना थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका मान तो दे दिया है, कितना 154 दे दिया है। थीटा का मान आपसे पूछ रखा है, ठीक है, बटे 360। देखो पाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे आर का मान कितना दिया है 14 × 14, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो 2 से मैं काट दूं इसको तो कितना हो जाएगा 180, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कितना बचेगा, 7 बराबर थीटा गुणित 14 बटे कितना हो गया 180 डिग्री, आ गया ना समझ में। अब देखो 7 से काटो, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 2 से काटो कितना हो जाएगा 90, तो थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री, समझ में आ गया। यहाँ पे जो विकल्प आपका सही होने वाला है विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आ जाओ बताते हैं आपको 71 नंबर सवाल। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री दिया है कि संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए। देखो संगत चाप की माप ज्ञात करने के लिए आप एक छोटा सा फार्मूला आपको पता होगा शायद, चाप की लंबाई के लिए या परिधि के लिए या वृत्तखंड की परिधि के लिए क्या था फार्मूला, थीटा पान 360 2 पाई आर, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो कोण का मान दिया है और त्रिज्या दिया है, उठा के रख दीजिए। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, देखिए कितना दिया है, कोण कितना मान दिया है 30 डिग्री बटे 360, 2 पाई का मान आपको पता है, पाई का मान देखिए पाई के पदों में ऐसे दिया है तो पाई का मान मत रखिए, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, आर का मान कितना दिया है 6, रख दीजिए यहाँ पे 6। आइए देखिए कितना 0 से 0 कैंसिल, समझ में आ गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे काटोगे 6 के 36 6 आ जाएगा, 2 3 6, 3 से 3 कितना हो गया कैंसिल, मतलब कितना हो गया पाई। यहाँ पे कितना आंसर आ गया आपका पाई, यहाँ पे आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पे आंसर आपका पाई होने वाला है, ठीक है। आ जाओ यहाँ 72 नंबर सवाल देखिए, ऐसे ही सवाल लगेगा यहाँ पे, ठीक। देखो 14 सेमी की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यही फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखो चाप की लंबाई या तो वृत्तखंड की परिधि एक ही चीज होता है, तो फार्मूला फिर से लगने वाला है क्या, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे वृत्तखंड की परिधि कितना होता है यहाँ पे फार्मूला, अभी मैंने बताया फार्मूला क्या था बताओ यहाँ पे
कितना था, थीटा बटे 360 और ये कितना था यहाँ पे 2 पाई आर, ये फार्मूला था। ठीक है, आज रख देते हैं। थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री दिया है बटे 360, 2 पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान कितना दिया है 14। समझ में आ गया, 14 हो गया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको शायद ना दिखा हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे छदांक कितना हो जाएगा 36 काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो अभी पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखो फिर से कैलकुलेशन, थीटा पान 360 2 पाई आर, तो थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री बटे 360, 2 पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान कितना दिया है 14 सेमी। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, छदांक 36 6 हो जाएगा। अब कितना 2 से काटते हो 2 आए 6, तो कितना हो जाएगा 14 पाई बाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे तो आपका देखो विकल्प नंबर कितना मिल गया, यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया, और अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और आपको अति लघुत्तरी में प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी से, आप लोगों ने 72 सवाल देखा, कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका 73 नंबर सवाल, टाइप बदल गया है, चैप्टर भी आपका बदल गया है। ठीक है, अब धीमे धीमे हम 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, देखो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधित 27 है, उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर यही होता है। अब यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले आपको R1 और R2 का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैसे निकाल सकते हैं, दो गोलों का आयतनों का अनुपात दे दिया है। ठीक है, चलिए कितना दिया है यहाँ पे देखो, तो गोले तो देखो पहला गोला मान लेते हैं और यहाँ पे दूसरे गोले, यहाँ पे मैंने मान लेता हूँ यहाँ पे आयतन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है आयतन, इसका यहाँ पे मान लेता है ये पहला और ये कितना हो गया आपका दूसरे का आयतन। ठीक है, आयतन कितना दिया है यहाँ पे 64 संबंधित कितना दिया है 27 दे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब गोले यहाँ पे गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है वो आपको पता होगा कितना 4/3 पाई 4/3 पाई R1 क्यूब, फिर कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे R2 क्यूब कितना दिया है 64/27। ठीक है, तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यूब का मतलब इसका घनमूल निकालना है, तो इसका R1 का मान कितना जाएगा, किसका घनमूल है 4 का, यहाँ पे ऐसे R2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। समझ में आ गया, मतलब R1/R2 का संबंध जो आ गया 4/3 आ गया। अब आ जाओ, आपसे पूछा हमसे पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्या होता है देखो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पाई R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई R2 का स्क्वायर, यही होता है। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर ऐसे कर दोगे, इसका मान कितना दिया है 4/3 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9, यही आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 16 संबंधी कितना हो गया 9, यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, 2023 में यह प्रश्न बना हुआ है। ठीक, अब आ जाओ आपको 74 नंबर सवाल, देखिए ध्यान से करा, यदि समान त्रिज्या R के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो आधा गोला जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो जब ये पूरा गोला बन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपको गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा हो जाएगा, आप देखोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ 75 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल कितना दिया है 9 पाई सेमी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन पे जो क्षेत्रफल है वो 9 पाई सेमी स्क्वायर दिया है। इसका मतलब देखो बेलन को जब आप बनाओगे ऐसे, कैसे बनेगा बेलन, देखो ऐसे बनेगा यहाँ पे, तो ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसका जो आधार दिया है यहाँ पे, इसका मान कितना दिया 9 पाई सेमी स्क्वायर दे रखा है, तो ये देखो ये आधार क्या होता है यहाँ पे वृत्त की तरह होता है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब आ जाओ, तो कहना आधार का व्यास मतलब आपका डी का मान आपसे पूछ रहा है। समझ में आ गया, यहाँ पे इसका मान यहाँ से पूछ रखा है, तो पहले सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। चलिए निकाल लेते हैं त्रिज्या, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो जाए, देखो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 9 पाई दे दिया है, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब व्यास निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, आर बराबर डी बाई 2 होता है 3
d/2 2 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे d का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आसानी से आंसर आ गया, मतलब इसका जो व्यास आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया यहाँ पे है, विकल्प नंबर डी, यही आपका आंसर सही हो गया। आ गया समझ में? तो चलिए अब चलते हैं और बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल रहा, ध्यान से देखिए। क्या किसी गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 452 से 4/7 सेमी स्क्वायर है, त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, इसका मतलब गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या बस पूछा है। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, देखो क्या होता है फॉर्मूला 4πr², यही होता है। इसका मान दे दिखा। चलो इसको मैं गुणा कर देता हूँ, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 8 सॉरी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसका मतलब इसका इसमें आप गुणा करोगे। चलो मैं यहाँ पे गुणा करके तब बताता हूँ। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 पच्चीस 35, 35 और 1 36, 7 चौक 28, 28 3 61 और प्लस आप 4 जोड़ दे जो कितना आएगा 61 और 68 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? इसका मतलब 31 68 बटे कितना हो जाएगा आपका 7, 4 पाई का मान 22/7, यहाँ पे r²। समझ में आ गया? ठीक है, देखो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। अच्छा 4 से इसको काटो, कितना हो जाएगा 4 7 28, 4 9 36, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 बराबर r² हो गया। अब इससे इसमें भाग देना है, चलो कर देते हैं। यहाँ पे r² बराबर कितना हो गया 792/22। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे 11 से कटेगा क्या, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे फिर से मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 792। ठीक है, यहाँ पे होगा। चलिए 11 से काटिए, कटेगा क्या, हाँ 11 से कितना हो जाएगा 77, 11 दूना 22, फिर 11 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। अब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा, तो आर का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आगे ना आसानी से। ठीक है, तो आर का मान कितना हो गया यहाँ पे आप देख पाओगे 6 सेंटीमीटर। ओहो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, आ जाओ, ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, ए सही हो गया। ठीक है, अब आइए बताते हैं आपको यहाँ पे 77 नंबर सवाल, ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक है, देखिए 2022 और 24 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक, अब देखो एक घन का आयतन कितना दिया है यहाँ पे 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए पहले आयतन दिया है, यहां से आपको भुजा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, कितना होता है आपको पता होगा a³। चलो इसका मान कितना दिया है 1331 दे दिया है a³। देखो यहाँ पे ये किसका घनमूल है आपको पता होगा, तो ये 11 का है। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यस कितना होता है 6a², ये फार्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 6a²। तो लिख दीजिए यहाँ पे 6 a का मान कितना है 11 गुणित 11, 11 के कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा सेंटीमीटर²। समझ में आ गया? तो कितना आ गया आप देख पाओगे यहाँ पे 726 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ देखो कौन सा विकल्प मिल रहा है आपका, विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे ऐसे ही 78 नंबर सवाल, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं जल्दी से। ठीक है, आ जाओ। 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, ले चुके होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, देखिए 1 सेमी व्यास, यहां से देखो छड़ का आयतन पूछा है। अब देखो लंबी है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखो जो छड़ होगा वो बेलन की तरह होगा, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है आपको पता होगा, पाई r² h होता है। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई कितना है आप दे रखी है, h का मान के चलते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब r का मान निकालना है, r का मान यहां से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे यहाँ पे, r बराबर कितना हो जाएगा d/2 मतलब 1/2, r का मान कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां से अब रख दो, पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान 1/2 गुणित 1/2, ऊंचाई का मान यहाँ कितना दिया है 8। ठीक है, और देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 22 दूना कितना हो गया 44/7, ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक, तो चलिए आप देखिए विकल्प में कौन सा मिल रहा है, यही पहला ही विकल्प मिल गया, तो यहाँ पे 44/7 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। आगे एकदम बढ़िया से ना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट टाइप प्रश्न 29 नंबर। देखिए प्रश्न, देखिए अब टाइप चेंज हो गया है,
ठीक है। अब ऐसे टाइप से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए माध्य है, बहुलक भी है, माध्यिका है, लेकिन मानक विचलन आपका नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, मानक विचलन। समझ में आ गया यहाँ पे 2023 और 24 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 80 नंबर सवाल देखो। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। देखो इसका मतलब ये तीनों में रिलेशन, कौन सा ऐसा सूत्र है जो ये फार्मूला को बताता है। आइए देखिए, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, ये नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ये देखिए बहुलक बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 समांतर माध्य, मतलब 3 गुणित लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता आपका। अब देखो यहाँ पे बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, हाँ ये आपका विकल्प आपका सही। बहुलक का यही फार्मूला है, याद रख लीजिएगा अगर आप लोगों को याद न हो तो। देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 2022 और 24 में बने हुए हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो 81 नंबर सवाल। देखो वर्गीकृत आंकड़ों की से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों को प्रतिच्छेदित बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है। ठीक है, किससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, माध्य से नहीं कर सकते, माध्यक से हाँ, माध्यक वाले से कम से अधिक प्रकार से हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर आपका कितना हो गया, बी सही हो गया। अब आ जाओ देखो यहाँ पे 82 नंबर सवाल, देखो क्या करा है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अच्छा दोस्तों, अगर समांतर माध्य को आप लोगों को समझ में नहीं आया है, मैंने माध्य, माध्यिका, बहुलक एक ही वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को करा के रखा है, जाके आप लोग देख लीजिए। और इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे ये सवाल बताते हैं। करा 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए 1 से 15 तक आपको सम संख्या लेनी है, तो कौन कौन सा होगा, देखो यहाँ पे x बराबर कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, बस यही तक तो लेना है। तो x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे n होता है ना। तो आप कितनी संख्याएं हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब पूरा जोड़ दीजिए कितना होगा, चलिए जोड़ते हैं, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 और 14 कितना हो जाएगा 56, मानिए x बराबर 56 बटे 7, काट दीजिए 7 8 56, ये x बार का मान कितना आ गया आपका 8, यहाँ पे आंसर हो गया। मतलब विकल्प नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं और प्रश्न इस टाइप से आपको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 83 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था ना बहुलक का, बहुलक बराबर कितना था, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, मतलब 2 गुणित्य में था। ठीक है, वही फार्मूला आपको लगाना है। देखो कितना दिया है, माध्य कितना दिया है, मतलब x बार का मान इतना दे दिया है, माध्यिका मतलब कैपिटल M का मान इतना दे रखा है। ठीक है, चलो हम बहुलक के लिए फार्मूला छोटा सा लगा देते हैं। बहुलक बराबर लिख देते हैं 3m माइनस 2x बार। समझ में आ गया, m मतलब माध्यिका, x बार का मतलब समांतर माध्य। चलो 3m का मान कितना दिया, देखो यहाँ पे 20, 2 गुणित x बार का मान 20.5। समझ में आ गया, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, 40 से कितना हो जाएगा 41, अब घटा दो कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे देखो विकल्प में आपका कौन सा मैच कर रहा है, विकल्प नंबर सी आपका कितना हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया ना। ठीक है, आ गया ना अच्छे तरीके समझ में, तो आपको फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को बताते हैं 84 नंबर सवाल, ध्यान देखिए, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या लेना है प्रथम, और आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पे, उसकी माध्यिका कितने। देखिए हम एकदम इजी तरीका बताते हैं आपको, देखिए कैसे, देखो प्रथम अभाज्य संख्या लेना है आप लोगों को, तो पहला 2, फिर कितना होगा 3, 5, 7, 11 और 10 लेना है, 11, फिर कितना आएगा 13, फिर कितना होगा 17, 19, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 और फिर कितना हो जाएगा आपका 29, ये ना हो गया यहाँ पे। अब देखो माध्यिका निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे है, इसके देखो कितना 10 है ना, 1, 2, 3, 4, ऐसे देखो, 1 इधर से काट दो, 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 देखो 2 नंबर बच गए ना, इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग, तो 11 प्लस 13 जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 बटे 2, काट दो कितना हो जाएगा 12, ये हो गया यहाँ पे ना, आंसर कितना हो गया, विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है,
हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आपकी इच्छा है ऐसे नहीं करने की, कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। 1 2 3, देखो यहाँ पे 10 संख्या है, तो सम संख्या वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, कितना m बराबर n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान पूरे के बटे 2, वो फॉर्मूला लगा देंगे, तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 85 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए। आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 20, 20, 22, 19, 36, 40, 19 और 17, 19 का बहुलक ज्ञात कीजिए। मैंने बहुलक के लिए क्या बताया आप लोगों को, जो सबसे अधिक बार संख्या आई रहेगी वही उसका बहुलक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक बार संख्या कौन सी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देखो 19, 19, 19, 19, 4 बार आई है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, आइए अब 86 नंबर सवाल देखिए, ध्यान से करा 70 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है और उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 19 और 22 और 23 में ये प्रश्न बना हुआ है। देखिए ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका है। 10 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य इतना दिया है, हम अगर ऐसे नंबर दिया रहेगा तो इसका सीधा उठा के इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 व्यक्तियों के समांतर माध्य के लिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 456 के गिरा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति का भार कितना है 45.6 है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे 456 हो जाएगा, तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो गया। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब चलिए आप लोगों को और सवाल बताते हैं और जल्दी से क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे आपका 87 नंबर सवाल देखिए। अब ये देखिए, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक, देखिए फिर से बहुलक आपका प्रश्न पूछ लिया है, तो बहुलक के लिए फिर से फार्मूला आपको पता है क्या, 3m माइनस कितना था 2x बार था, तो 3m का मान कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे माध्यिका 24 दे रखा है, 2x बार का मान कितना दे रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका 15, तो 24 तय कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 और 15 दूना 30, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो आपका देखिए आप विकल्प में कहां पे 42, विकल्प नंबर आपका कितना हो गया, डी सही हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बताते हैं आपको 88 नंबर सवाल। यहाँ पे देखेंगे तो कितना है 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको फार्मूला पता है, x बार बराबर सिग्मा x बटे कितना था n, यही फार्मूला था। x बार का मान कितना दिया यहाँ पे 15 दे रखा है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा है यहाँ पे, चलिए मैं यहीं से कर दूं क्या जल्दी से, ठीक है कर देता हूं। देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, जब जोड़ोगे ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना 27 और 23 जोड़ोगे यहाँ पे, 27 और 23 कितना हो जाएगा 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 65 और 3 कितना हो जाएगा 68, 68 और 7 कितना हो जाएगा 75, और 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x बटे कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गया। आ गया ना समझ में, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, जगह कम था इसलिए मैंने ऐसा एडजस्ट कर दिया। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, 75 प्लस 2x हो जाएगा, 105 माइनस 75 बराबर कितना हो गया 2x, आप घटा दो यहाँ से, तो 30 बराबर 2x, तो 2 से काट दो कितना हो जाएगा x बराबर 15। समझ में आ गया यहाँ पे ना आंसर एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो x का मान 15। अब देखो विकल्प में कौन सा सही है, यहाँ पे है विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, अब आप बताते हैं आपको 89 नंबर सवाल, ध्यान से देखिए भी अच्छे से। निम्न सारणी में बहुलक बताइए। देखो सारणी देख के बहुलक बताना है। मैंने आपसे क्या बताया है कि हम सबसे पहले देखो यहाँ पे ये लिखना भूल गए यहाँ पे x दिया, यहाँ पे f। ठीक है, हम बारता वाले में देखेंगे जो सबसे अधिक संख्या होगी पद वाले में ही वह उसका मान सबसे क्या होगा बहुलक होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बारता कहाँ पे सबसे अधिक बताओ 12 है, तो इसके ऊपर पद में कौन सा लिखा है 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। इसका मतलब 6 12 बार आया है, और यहाँ पे देखो 30 2 ही बार आया है, 40 6 ही बार आया है। तो बहुलक में क्या होता था, जो संख्या सबसे अधिक बार आएगी वही उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे विकल्प नंबर आपका डी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। चलो अब आपको बताते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब 90 नंबर तक हम लोगों ने प्रश्न को कर लिया है। ठीक है, अब आइए बताते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी, और जल्दी से 100 क्वेश्चन समाप्त करते हैं। आप लोग भी कब से वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, आइए निम्न सारणी में बहुलक की निम्न सीमा बताइए।
देखो 2020, 23 और 25 में पूछा है। तो देखो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या फंडा था, हम 12 बारदाम देखेंगे। 12 बारदाम जो सबसे अधिक बार आया रहेगा, कौन सा मतलब सबसे अधिक बार बताया, यहाँ पे 8 है, 8 के ऊपर कितना है 3 और 5, तो ये निम्न सीमा हो गई, ये क्या हो गई उच्च सीमा। तो क्या हो गया आपका आंसर कितना होने वाला है 3। देखिए कौन से विकल्प में, विकल्प नंबर आपका डी आपका सही हो गया। खत्म करना यहाँ से आगे ना अच्छे तरीके से, ठीक है। आ जाओ 91 नंबर सवाल देखो यहाँ पे, यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता है। निश्चित रूप से घटना घटने के लिए आपकी जो होनी चाहिए घटना प्रायिकता होनी चाहिए वो 1 होती है, ठीक है। कितनी होती है 1, तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। समझ में आ गया, 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे देखो 92 नंबर सवाल देखो, यदि किसी घटना की प्रायिकता PE बराबर P है तो इसकी पूरक घटना PE डैश की प्रायिकता क्या होगी। देखो ये घटना घटित होने वाली है, ये घटना न घटित होने वाली घटना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला होता है, PE बराबर PE प्लस PE डैश बराबर होता है 1। समझ में आ गया। देखो इसका मान P तक दे रखा है, प्लस PE डैश का मान आपसे पूछा है बराबर 1, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस P, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1 माइनस P। समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो 1 माइनस P किस विकल्प में है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं है, इसमें है, हाँ आपका विकल्प नंबर C यहाँ पे सही हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ देखो यहाँ पे 93 नंबर सवाल, आ जाओ देखो, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा। देखो अभी तो मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है फार्मूला, PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है 1। तो ये कभी भी जो प्रायिकता होगा वो 1 से कम, मतलब 1 से अधिक नहीं आ सकता, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे, 1 से अधिक आपका नहीं आ सकता। जब भी दोनों का योग आएगा तो कितना होगा यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। अब आ गया समझ में आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे विकल्प नंबर कितना हो जाएगा बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आप लोग एकदम मस्त तरीके से यहां तक सेशन में बने रहे आप लोग, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार से और 100 क्वेश्चन पे समाप्त कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी जल्दी से हम समाप्त करते हैं, ठीक है। तैयार बनाए देखिए, और आप लोग पेपर दे के आइएगा तो देखेंगे इसी में से आपको 20 क्वेश्चन आपको लगभग जरूर मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है दोस्त, ठीक है, लेकिन आपको इसी टाइप से और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न, ठीक है। एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है, थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकालने जाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। देखो पहले सबसे देखो यहाँ पे क्या दिया है 3 लाल और 2 नीली गेंद है, कुल परिणाम कितने हैं, मतलब कुल गेंद कितने हैं, कुल गेंद आपके कितने हैं 5, ठीक है। और देखो नीली, अच्छा 5 में से आप जब गेंदों को निकालोगे तो 2 ही बार आपका नीली गेंद आ सकती है और 3 बार कितना हो सकता है लाल गेंद आ सकती है। अब वो क्या प्रायिकता हो सकती है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कितना हो सकता है यहाँ पे, आप कितना लिखोगे कुल परिणाम नीचे लिखते हैं और जो नीली गेंद वाली है उसको ऊपर, मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है 2 बार है, 5 में से 2 बार कितनी आएगी नीली गेंद आएगी और 3 गेंद कौन सी होगी आपकी लाल गेंद। समझ में आ गया, तो 2/5 आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। तो कितना विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता का मान हमेशा प्लस में होता है, 1 से क्या होता है यहाँ पे अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, और कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर आप सी सही हो जाएगा, ठीक है। माइनस में कभी भी प्रायिकता आपकी नहीं हो सकती, ठीक। अब आया देखो यहाँ पे 96 नंबर सवाल, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी, मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखो जब सिक्कों को जब उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे उसका कुल परिणाम कितना है 2 बार, या तो हेड या तो कितना हो जाएगा आपका टेल आएगा, लेकिन शेष मतलब एक ही बार आएगा 2 में से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। आपका आंसर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे 1/2, ये आपका क्या हो गया विकल्प नंबर सी सही हो गया, ठीक है। तो चलिए 4 प्रश्न और बचे हैं, उसको भी जल्दी से समाप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका रहा 97 नंबर सवाल। अब इसी सेशन में आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि PE बराबर कितना 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मैंने बताया था E नहीं प्रायिकता की घटना होने के लिए आप 1 में से इसको घटा दीजिए। चलिए 1 में से आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 घटा दीजिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1 इसे उधार लेगा तो 10 में से कितना 0.95 आ जाएगा ना दोस्तों यहाँ पे। तो इसका विकल्प नंबर आपका कितना हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा। आगे ना समझ में
1 में से 0.05 को आप घटा दीजिएगा, 0.95 यहाँ पे आपकी सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आ जाओ देखो यहाँ पे 98 नंबर सवाल। कहता एक पासे को एक बार फेंककर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो एक बार जब फेंका गया तो आप जानते हो पासे पे 6 फलक होते हैं, तो कुल परिणाम कितना हो सकता है यहाँ पे आपका 6 हो सकता है। ठीक है यहाँ पे। अच्छा उस पासे में जो सम संख्या की प्रायिकता कितनी हो सकती है, देखो सम संख्या मतलब कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो 2 आएगा और 4 और एक कितना होगा आपका 6, यही तो होगा, 3 ही अंक हो गए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कितना हो सकता है, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी आपका 6। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है, 1/2, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे आपके पासे पे 6 फलक होते हैं, तो कुल परिणाम 6 हो गया, और यहाँ पे सम संख्या कितनी होगी, इसमें 3 होगी, तो 3 से हम क्या देंगे यहाँ पे, बताओ ऊपर लिख देंगे 3/6 भाग देंगे 1/2। अब देखो यहाँ पे 99 नंबर में पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखो अभाज्य संख्याएं कितने होंगे इसमें, आप देखिए। अच्छा पासे को देखो यहाँ पे कुल परिणाम तो कितना होगा, अच्छा अभाज्य संख्या क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5, ये तो अभाज्य संख्या है आपका। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 मतलब कितना 1/2, काट दो यहाँ पे 3/6 को काटोगे तो कितना है 1/2, तो इसका भी आंसर कितना होने वाला है, विकल्प नंबर 1/2 आसानी से आंसर आ गया। अब रहा आपका दोस्तों लास्ट नंबर सवाल। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ था। ठीक है, अगर नहीं तो आप लोगों को अब ऐसे प्रश्न अच्छे से आने लगे। ठीक है, अब आ जाओ देखो, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदि संख्या 1 2 3 4 से लेकर के तक 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणज है। अब देखो मैंने आपको बताया है ऐसे सवाल को लगाने के लिए पहले कुल परिणाम कितना है, 1 से लेकर के 35 तक है, मतलब कितना पूरी संख्या 35 है। ठीक है, अब इसमें 7 का गुणज का मतलब 7 से भाग जाने वाली संख्याओं का प्रायिकता कितनी होगी। देखो 7 का गुणज कैसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 संख्याएं तो होंगी, तो कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा, 1 5 7 35, मतलब 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे आसानी से आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कीजिए अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। ठीक है, बाय दोस्तों।